मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 19 मार्च 2021। आज के दिन हम जो है 10वीं कक्षा के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 से पद्य भाग में से, इससे पहले जो है हम गद्य भाग में से जो है अध्ययन किया था। आज हम पद्य भाग में से 5वीं कविता जो रिवीजन के तौर पर फिर से अध्ययन करेंगे। और इसका जो शीर्षक है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका शीर्षक जो है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का अर्थ होता है वर्षा काल। तो इसके रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, जो प्रकृति के सुकुमार, प्रकृति के कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित यह कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। प्रकृति का जो वर्णन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो इस पर्वत प्रदेश में पावस कविता को पढ़ने से पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी का कवि परिचय को थोड़ा बहुत देखेंगे अभी, जो इस प्रकार है। सुमित्रानंदन पंत जो हैं प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले, जो प्रकृति के बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। दार्शनिक और भी इनका बहुत बड़ा दायित्व था। तो इनका परिचय किस प्रकार है उसे देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म 1900 में हुआ और इनका मृत्यु जो है 1977 में हुआ। तो इनका परिचय जानेंगे अभी। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौशानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। देखिए, केवल 7 साल में ही काव्य पाठ के लिए इनको पुरस्कार जो मिल गया था। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। तो छायावाद, जैसे कि हिंदी साहित्य को जो है यहाँ पर आधुनिक युग के अंतर्गत बहुत सारे जो उपभाग बनाए हैं उसमें भी आता है जो छायावाद युग। इसके प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं जैसे महादेवी वर्मा, निराला, पंत और जयशंकर प्रसाद। ये 4 स्तंभों में एक स्तंभ माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। आगे देखेंगे, पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम, जो आप पीछे देख सकते हैं, प्रकृति का प्रेम किस प्रकार होता है। प्रकृति को देखना ही एक बहुत बड़ी जो आँखों को सुकून मिलता है। प्रकृति को वर्णन करना, प्रकृति के रहस्यों को जानना, रहस्यवाद झलकता है। रहस्यवाद यानी यहाँ पर दार्शनिक भी आ जाता है, आत्मा और परमात्मा जैसे, और उसी प्रकार भगवान के यहाँ पर कुछ वर्णन भी आ जाते हैं। प्रकृति प्रेम के साथ साथ रहस्यवाद को भी यहाँ पर उन्होंने बढ़ावा दिया है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। मार्क्सवादी और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। तो आध्यात्मिक की ओर यह मुड़ गए, जैसे अरविंद दर्शन। आगे देखेंगे, जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े। जीविका यानी जीवन बिताने के लिए। तो उसी प्रकार इन्हें रोजी या वृत्ति के लिए संस्कृति केंद्र से जुड़े। आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, यानी उनके बारे में
सलाहकार जैसे कह सकते हैं। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता माने जाते हैं। इनकी कृति चिदंबरा पर जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कवि जो हैं इनको माना जाता है। आगे देखेंगे। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन इनके प्रमुख कृतियां हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जो हैं प्रकृति के प्रेमी माने जाते हैं। उसके साथ साथ दार्शनिक यानी दार्शनिक दर्शनों के ऊपर भी इनका प्रभाव पड़ा। गांधी जी का भी प्रभाव पड़ा। बाद में जो है अरविंद दर्शन की ओर इनका रुख जो है अग्रसर हुआ। तो आगे देखेंगे। पीछे आप सुमित्रानंदन पंत के जो एक चित्र को देख सकते हैं। उनकी प्रमुख कृति चिदंबरा जो है इसके लिए 1969 में चिदंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही जो कृति है उनको चिदंबरा इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त किया गया। तो इस कविता को पढ़ने से पहले इसमें क्या निहित है उसे हम देखेंगे। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलाता हो, यानी यानी मचलाना यानी ललचाना। जिन्हें सुदूर यानी असीम, असमीप यानी सुदूर यानी दूर जो है, असमीप हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हो। यानी यहाँ पर एक पर्वत की वर्णना जो है की गई है हिमालय की। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो। तो देखिए यहाँ पर ऐसे इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है जो पाठक जो है उसमें कल्पना में घुल मिल जाकर स्वयं वहाँ पर जाकर आया है। क्या अनुभूति यानी अनुभव करना, ऐसे अनुभव यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। प्रस्तुत कविता ऐसी ही रोमांचक और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निखरने की अनुभूति देता है। आँखों से अनुभूति, निखरने यानी निरीक्षण करने की अनुभूति जो है, अनुभव जो है देता है। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर यानी रोमांचक आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। देखिए ऐसे आश्चर्य जो चीज़ों को देखकर, जो प्रकृति को देखकर किसका भी मन जो है लुभावना ललायित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका दुख दर्द आप सब भूल जाते हैं एक क्षण के लिए। महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल्य जो है वह है शैली जो है इंग्लिश राइटर है, रोमांटिक पोएट हैं, तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। देखिए यहाँ पर प्रकृति को किस प्रकार वर्णन किया है। यहाँ पर
यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। पहले आज हम इतना ही जो है कविता का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर कविता जो है इस प्रकार है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परब परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र द्रुग सुमह फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो इस कविता का जो पहली पंक्ति है उसमें पावस यानी वर्षा है, पर्वत प्रदेश यानी पहले पंक्ति में वहाँ पर पहले लाइन में पर्वत प्रदेश यानी पहाड़ी क्षेत्र है, पल पल दूसरे लाइन में पल पल यानी क्षण क्षण है, परिवर्तित यानी बदला हुआ, प्रकृति वेश यानी प्रकृति का रूप है, और अभी तीसरा लाइन जो है मेखलाकार यानी करधनी यानी कमर को बांधी बेल्ट को कहे जाते हैं। मेखलाकार यानी गोल आकार की, करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल जो राउंड आकार की होती है, सर्कल। अपार यानी असंख्य, विशाल, असीम, सहस्र यानी हजारों, द्रुग सुमह यानी द्रुग श्रुमह यहाँ पर चौथे लाइन में है, नेत्र के समान पुष्प, फाड़ जो है फाड़ का अर्थ होता है खोल कर, अवलोक यानी यहाँ पर पांचवें लाइन में है अवलोकन यानी यहाँ पर देखना, निजे यानी पांचवें लाइन में है, देखिए निजे यानी अपना, और महाकार यानी बड़ा ढांचा, ताल यानी तालाब जो सातवें लाइन में है, ताल यानी तालाब है, दर्पण यानी शीशा है। इस प्रकार जो इसके पंक्ति का हमने शब्दार्थ का वर्णन किया। जो पंत इसके कविता के संदर्भ में कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र था। यहाँ पर आप पर्वतीय क्षेत्रों को देख रहे हैं। वर्षा ऋतु में ऐसा लगता है मानो प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही है। किस प्रकार यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार प्रकृति जो है बदलती है। पहले ऐसे होती है, बाद में वर्षा होने के बाद हरा भरा होती है, अपना रूप बदल रही थी। पल पल प्रकृति जो है पल पल अपना रूप जो है बदलती रही थी। सामने विशाल काय पर्वत करधनी के समान, पर्वत जो है देखिए यहाँ पर पर्वत जो है जैसे कमर में बांधी हुई बेल्ट की तरह आपको देखने को मिल रही है। सामने विशाल काय पर्वत करधनी के समान दूर दूर तक फैला था। उस पर हजारों फूल खिलते हुए थे। यहाँ पर फूल जो है आप देख सकते हैं जो खिल रहे हैं, ठीक है। वे फूल मानो पर्वत की आंखें थी जो इधर उधर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सुमित्रानंदन पद प्रकृति की ओर जाने के लिए आप एक क्षण अपने कल्पना लोक में जाइए और पर्वत की ओर आप गए हैं और वर्षा ऋतु में सभी जंगल जो है या पर्वत जो है हरा भरा दिख रहा है। वहाँ के फूल जो हैं आपको जैसे आँखों की तरह लग रहे हैं। वे फूल मानो पर्वत की आँखें थी। ऐसा लगता था मानो वह पर्वत अपनी हजार हजार आँखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा है। यहाँ पर जो जल है यहाँ पर जो पर्वत से जो फूल हैं वह हजारों हजारों जो फूल हैं आँखें हैं वह इस जल को निहार रहे हैं। निहारना है ना देखना, ठीक है। उस पर्वत के पांवों के पास एक विशाल तालाब था, दर्पण के समान साफ स्वच्छ और पारदर्शी।
यानी उसमें कुछ भी देखिए यहाँ पर शीशे के जैसे लग रहा है, पर्वत का उसमें छाया आपको दिख रहा है। इतना विशाल काय जो है वहाँ पर दर्पण के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, साफ स्वच्छ जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो सुमित्रानंदन पंत जो हैं यहाँ पर उसमें पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा है। आप यहाँ पर पर्वत का जो प्रतिबिंब, यहाँ पर नीला जो सरोवर कह लीजिए या तालाब कह लीजिए, वहाँ पर आपको पर्वत की जो छाया है आपको वहाँ पर प्रतिबिंब जो है देखने को मिल रहा है। इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत में जो आपने पावस ऋतु की वर्णना की है, पर्वत में जो है जो करधनी यानी कमर को बांधने वाली पट बेल्ट की तरह जो गोलाकार होती है, वैसे पर्वत में वहाँ पर वर्षा के कारण फूल जो हैं वहाँ पर हरा हरा घास या पेड़ बन गए हैं और फूल जो है वह फूल जो है हजारों हजारों आँखों की तरह हैं, वो तालाब को निहार रहे हैं। इस प्रकार जो पहले हमने पंक्ति लिया था उसमें इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है। तो आपको समझ में आया होगा। जो प्रकृति प्रेमी सुकुमार सुमित्रानंदन पंत ने पहले इन 3 जो पंक्तियां हैं इसमें पावस ऋतु का वर्णन किया है। उस ऋतु में किस प्रकार जो पर्वत के अंतर्गत जो पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं और फूल जो खिल उठे हैं, वह फूल उनको आँखों की तरह लग रही हैं। वह उसके नीचे जो है तालाब है, पर्वत के नीचे उस पर्वत के जो फूल हैं वह आँखों की तरह लग रहे हैं, वो निहार रहे हैं जो तालाब में। और तालाब का जो पानी है वह स्वच्छ और साफ और स्वच्छ है, पारदर्शिक है। वहाँ पर जो पहाड़ का या पर्वत का उसमें प्रतिबिंब जो दिखता हुआ दिख रहा है। इस तरह आपको याद रखना है कि पहले पंक्ति में एक तो वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, पहाड़ों का वर्णन किया है जो किस प्रकार हैं, और वहाँ के फूलों का वर्णन किया है जो आँखों की तरह हैं, और वहाँ के नीचे जो पर्वत के नीचे जो तालाब है वह साफ और स्वच्छ है। उसका प्रतिबिंब जो है शीशे की तरह, दर्पण की तरह लग रहा है। ऐसे यहाँ पर कहने की चेष्टा या पाठकों के सामने प्रकृति का सौंदर्य को वर्णन करने किया है। आप भी कल्पना में डूब जाइए, पाठकों को भी कल्पना में डूबकर प्रकृति की ओर आकृष्ट होने के लिए ये भी प्रेरणा दे रहे हैं। अगले वीडियो में हम अगला जो पंक्ति है उसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।